क्या हो अगर ये पता चले कि इंसानों की आत्मा दरअसल पृथ्वी की नहीं बल्कि किसी और ग्रह की है, एक एलियन चेतना जो लाखों साल पहले धरती को जगाने आई थी लेकिन खुद भूल गई कि वो कौन है। और अब जब वो चेतनाएं फिर से जाग रही हैं, एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों की सीमाएं तोड़ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 दिन से लगातार एक ही सपना, और हर बार वही उजाला, वही आवाज और वही जलती हुई नीली आकृति जो उसके सामने आकर बस यही कहती, तुम अब समय के द्वार पर खड़े हो, जागो। राघव एक 28 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर जो चेतना विज्ञान पर काम कर रहा था, अब इन सपनों से बुरी तरह उलझ चुका था। उसने इन सपनों की व्याख्या करने की बहुत कोशिश की, कभी इसे चेतन अवचेतन मस्तिष्क की गहरी परतों से जोड़ा, कभी उसे अपने बचपन के किसी दबी हुई याद से, लेकिन अब यह सिर्फ मन की उपज नहीं लग रहा था, अब यह किसी और सत्य का द्वार बन चुका था। उस रात जब वो शहर से कुछ दूर हिमाचल की एक पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गया था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कैमरा अपने बैग में रखा, ट्रैकिंग बूट कसकर बांधे और एक स्थानीय गाइड के साथ पहाड़ के उस हिस्से की ओर निकल पड़ा जहां बहुत कम लोग जाते हैं। उस जगह का नाम था सप्त शून्य गुफा। कहा जाता है कि वहां जाने वाले अक्सर पागल लौटते हैं या कभी लौटते ही नहीं। गाइड ने मना किया, साहब उधर नहीं जाना चाहिए, वहां कुछ तो है। हमने देखा है कुछ नीली रोशनी उड़ती है रात में और गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन राघव को अब किसी तर्क की जरूरत नहीं थी, उसे बस जवाब चाहिए था, और शायद वो जवाब उसी गुफा में था। गुफा के अंदर जैसे ही वो घुसा, उसकी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। जीपीएस आउट हो गया, कैमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक एक बहुत धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुराना कंपन गुफा की दीवारों में छिपा बैठा हो। गुफा की दीवारें सामान्य नहीं थीं, हर पत्थर जैसे एक संरचित फ्रीक्वेंसी पर कंपित हो रहा था। उसने दीवार पर हाथ रखा और बिजली की तरह एक स्मृति मस्तिष्क में कौंधी। कोई और आकाश गंगा, कोई और ग्रह और बहुत से प्रकाशमान प्राणी जो एक द्वार के पास खड़े थे। वो वहीं बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पर डर से नहीं, किसी पहचान से। तभी उसे एक पत्थर की दरार के बीच एक चमकती आकृति दिखी। उसने धीरे से पास जाकर उसे हटाया। उसके पीछे एक गोल आकार की धातु जैसी कोई वस्तु थी जिस पर कोई भाषा खुदी हुई थी जिसे वह पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी चेतना ने जैसे अनुवाद कर दिया हो। तुम्हारी आत्मा हमारी स्मृति है, तुम वो बीज हो जो धरती को चेतना देने आए थे लेकिन भूल गए। राघव अब स्थिर खड़ा नहीं रह सका। उसने पीछे देखा, गाइड कहीं दिख नहीं रहा था। उसका कैमरा नीचे गिर चुका था और अब दीवारें उसे पुकार रही थीं, तुमने द्वार बंद किया था, अब तुम ही खोलोगे। एक तेज झोंका चला और उसके सामने की दीवार खुद ब खुद 2 हिस्सों में खिसक गई। उसके पीछे थी एक गोलाकार कक्ष जिसमें हवा नहीं थी, केवल कंपन था। वहां बीचों बीच एक ऊर्जामय नीली वस्तु हवा में तैर रही थी, जैसे कोई बीज हो, चेतना का बीज। राघव जैसे सम्मोहन में चला गया। जैसे ही उसने उस नीली वस्तु को छुआ, एक विस्फोट सा हुआ, लेकिन वह बाहर नहीं, अंदर हुआ। उसे वो सब दिखने लगा जो वो कभी नहीं जानता था, लेकिन हर कोश में मौजूद था। लाखों वर्ष पहले एक सभ्यता जिसका नाम अल्टारियन था, ऊर्जा और चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने स्थूलता को त्याग कर केवल ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में रहना सीखा था। ब्रह्मांड में जब एक नवजात ग्रह जन्म लेता, वो उस ग्रह को चेतना देने का कार्य करते थे। पृथ्वी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था। अल्तारियन के 300 उच्चतम चेतनाओं को इस ग्रह पर भेजा गया था। उनका कार्य था पृथ्वी की भौतिक रचना में जीवन को जागृत करना, ताकि यहां की प्रकृति आत्म संवेदना पा सके। लेकिन जब चेतना का बीज पृथ्वी की ऊर्जा में डाला गया, कुछ गड़बड़ हो गई। पृथ्वी की समय रेखा उल्टी चलने लगी, चेतनाओं की स्मृति बिखर गई और उन 300 आत्माओं में से बहुतों ने अपना स्वरूप खो दिया। वे यहीं अटक गए, कभी जंगलों में पेड़ों के रूप में, कभी नदियों में तरंगों के रूप में, और कुछ मानव रूप में जन्म लेते गए, बार बार ये सोचते हुए कि वो इंसान है। राघव उनमें से ही एक था। जैसे ही उसे ये बोध हुआ, उसकी सांस रुक गई। उसका शरीर उसी गुफा में था, लेकिन चेतना वो किसी और आयाम में बह रही थी। अब उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो देख रहा था वो समय जब पृथ्वी पर सबसे पहली आत्मा आई थी। वो एक जल प्राणी थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रश्न थे, चेतना थी। फिर वो दृश्य आया जब पोर्टल बंद हुआ था।
पृथ्वी और अल्टारियन के बीच का द्वार, जिसे शून्य वेद कहा जाता था, अचानक कोलैप्स हो गया था और वे सब चेतनाएं यहां बिखर गईं। उन्हें एक बार चेतावनी दी गई थी, यदि द्वार बिना संतुलन के दोबारा खुला तो पृथ्वी की मौलिक चेतना अब्जॉर्ब हो जाएगी। राघव उस चेतावनी को अनुभव कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि पृथ्वी की आत्मा एक यूनिक संरचना है, उसका हर अणु एक स्पंदन है और वो अब एक विस्फोट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि द्वार फिर से खुलने वाला है। एक जोरदार आवाज उसके कानों में गूंजी, समय आ गया है, या तो जागो या फिर हर जीवन वापस ऊर्जा में विलीन हो जाएगा। राघव को लगा जैसे उसकी रीढ़ में कोई ऊर्जा दौड़ गई। उसने आंखें खोलीं और अब वो खुद को गुफा में नहीं, किसी और स्थान पर महसूस कर रहा था। वहां हवा नहीं थी लेकिन प्रकाश था, वहां आकाश नहीं था लेकिन सब कुछ नीला था। चारों ओर अजीब आकृतियां थीं, मानो ध्वनि और स्पंदन से बनी प्रजातियां। एक आकृति उसकी ओर आई जिसने शब्द नहीं बोले, लेकिन उसका मस्तिष्क खुद ब खुद समझ गया। हम वो हैं जिन्हें तुमने एलियन कहा, जबकि हम वही थे जिनके कारण तुम हो। तुम्हारी आत्मा हमारा बीज है, तुम्हें याद दिलाने का समय आ गया है। राघव का मुंह खुला रह गया। उसका पूरा शरीर कंपन में था। पर क्यों मुझे चुना गया? उस चेतना ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक कंपन उसकी चेतना में समा गया और उसने देखा उसका ही एक रूप, उस समय में जब पृथ्वी नवजात थी, नीले प्रकाश में खड़ा था और बीज को धरती की सतह पर रख रहा था। राघव अब जान चुका था, वह पृथ्वी का बेटा नहीं था, वह वो था जिसने धरती को आत्मा दी थी। वो वापसी की ओर मुड़ा, लेकिन वापसी अब वैसी नहीं थी। वो गुफा वही थी, पर उसमें मौजूद हर कण अब कुछ कह रहा था। गाइड बाहर खड़ा कांप रहा था। आप कहां चले गए थे साहब? 2 घंटे से गायब थे। मैं अंदर नहीं जा सका, मगर गुफा से रोशनी आ रही थी। राघव मुस्कुराया नहीं, न कुछ बोला, सिर्फ उसकी आंखें बता रही थीं। अब वो वही नहीं था। उसने अपने बैग से वो छोटा सा कैमरा उठाया जो टूटा हुआ था, पर उसकी स्क्रीन पर कुछ झलक रहा था। एक आकृति, नीली, उड़ती हुई और धीरे धीरे मानव जैसी बनती हुई। राघव ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं अब जान गया हूं, आत्मा एक स्मृति है और स्मृति इस ग्रह की नहीं है। उसने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, द्वार फिर खुलने वाला है। राघव की आंखें अब केवल बाहर की दुनिया को नहीं देख रही थीं, बल्कि हर उस कंपन को अनुभव कर रही थीं जो हवा में, मिट्टी में, यहां तक कि लोगों की नजरों में छिपा हुआ था। उसके अंदर जैसे कुछ खुल गया था, कोई द्वार जो अब एक बार खुलकर बंद नहीं हो सकता था। शहर लौटने के बाद उसकी दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रही। वो यूनिवर्सिटी में अपने रिसर्च के लिए जाता जरूर था, पर अब उसका ध्यान केवल पृथ्वी के कंपनों, फ्रीक्वेंसीज और कॉन्शियसनेस फील्ड्स पर था। उसके प्रोफेसर तक हैरान थे कि वो कुछ ऐसा खोज रहा था जो विज्ञान से बाहर, लेकिन विज्ञान के बहुत भीतर की बात थी। राघव ने इंटरनेट से हटकर किताबों, पांडुलिपियों और प्राचीन दस्तावेजों का सहारा लेना शुरू किया। उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया एक लुप्तप्राय पुस्तक ने, जिसका नाम था स्मृति बीज सूत्रम, जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने ग्रंथों में ही उद्धृत किया गया था। पुस्तक की मूल प्रति किसी और देश में थी, लेकिन संयोगवश उसका एक भाग एक प्राचीन भाषा शोध केंद्र, कलारी कोडेक्स इंस्टीट्यूट में मिला, जो केरल के सुदूर इलाके में स्थित था। बिना समय गवाए राघव वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसे कई दिन कुछ नहीं मिला, पर एक दिन एक बूढ़ा पुस्तक पालक उसे गुप्त तहखाने में ले गया, जहां एक प्राचीन ताड़पत्र रखा था। उसमें सिर्फ 4 पंक्तियां थीं, लेकिन वो 4 पंक्तियां जैसे किसी दूसरी दुनिया की कुंजी थीं। शून्य नाद में बीज रखा स्मृति को चेतन स्वर मिला, जिन्हें आत्मा कह बैठे लोग वे अल्तरगति के पुत्र थे। राघव उस समय कांप गया। अल्तरगति, अल्तारियन, वही नाम, वही चेतनाएं। वो अब लगभग निश्चित हो चुका था कि उसके सपने, उसके अनुभव सब सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं थे। उसी रात जब वो उस ताड़पत्र को पढ़ते हुए ध्यान में बैठा, उसे फिर वही नीली आकृति दिखी जो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। पर इस बार वो कोई आकृति नहीं थी, वो एक स्त्री थी जो प्रकाश से बनी थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी मानवीय थीं कि राघव की सांसें थम गईं। तुमने मुझे पहचाना? नहीं, मैं वो हूं जिसे तुमने अंतिम बार पृथ्वी पर छोड़ा था। तुम्हारी चेतना की जुड़वां रेखा। राघव अब चौंक चुका था। उसकी चेतना में अचानक एक और चित्र उभरने लगा। जब वो अल्तारियन ग्रह पर था और उस द्वार को बंद कर रहा था, उस समय एक और आत्मा उसके साथ थी, उसी की तरह, लेकिन स्त्री रूप में।
उन्होंने पृथ्वी पर एक साथ प्रवेश किया था, लेकिन पृथ्वी की समय रेखा इतनी जटिल थी कि वे दोनों चेतनाएं बिछड़ गईं और अब सदियों बाद वो चेतना जाग रही थी। तुम्हारी स्मृति लौट रही है, लेकिन तुम्हारा शरीर इस कंपन को सहन नहीं कर सकेगा अगर तुम पृथ्वी के टाइम डेंसिटी को नहीं समझे। राघव के दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे, टाइम डेंसिटी। वो समझ नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह जब उसकी घड़ी ने 2 घंटे बाद भी वही समय दिखाया तो उसे एहसास हुआ उसके चारों ओर कुछ बदल रहा है। उसने एक डिजिटल रिकॉर्डर में अपनी स्थिति बताना शुरू किया। आज 11 जुलाई है, लेकिन मेरा समय स्थिर है। मेरा शरीर दिन के अनुसार चल रहा है, पर मेरी चेतना किसी और गणना पर आधारित है। मुझे अब समझ आ रहा है कि समय सिर्फ एक गति नहीं, बल्कि एक दबाव है, और पृथ्वी पर समय का दबाव चेतनाओं को अपने अंदर दबा लेता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक महिला खड़ी थी, लंबे बाल, धुले हुए नीले कपड़े और गहरी आंखें। क्या आप राघव हैं? हाँ, मैं विशाखा हूं, सिन 9 से। आपको हमारे साथ चलना होगा। सिन 9, वो नाम उसने पहले नहीं सुना था, लेकिन उसका अंतःकरण बोल उठा, ये कोई साधारण संस्था नहीं है। राघव ने कुछ सवाल नहीं किए। वो महिला उसे एक खास वैन में लेकर एक पहाड़ी रास्ते से होते हुए एक अजीब सी बंकर जैसी संरचना में ले गई, जिसका दरवाजा केवल रेटिना और फ्रीक्वेंसी दोनों से खुलता था। अंदर घुसते ही राघव चौंक गया। दीवारों पर अलग अलग महाद्वीपों के चेतन वाहकों की तस्वीरें थीं। हर चेहरे के नीचे एक कोड लिखा था, STX 1409, ALTR 7885, KRI 1213, और फिर उसका चेहरा भी वहां था, STX 0001। ये क्या है? आप वो पहले व्यक्ति हैं जिनमें चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में जाग चुकी है। आप स्टार बीज हो, पृथ्वी पर बिखरे 300 चेतनाओं में से एक। राघव की सांसें तेज हो गईं। तो बाकी 299 कहाँ हैं? कुछ जल में हैं, कुछ वनस्पतियों में, कुछ आज भी मानवों में जन्म लेते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी नींद में हैं। सन 9 ने उसे एक प्राचीन मशीन दिखाई, जिसे कॉन्शियसनेस रेजोनेटर कहा गया। ये वही मशीन है जो पोर्टल खुलने से पहले अल्तारियन ने छोड़ी थी। जब तुम इसे छुओगे, तुम्हारी स्मृति पूरी तरह से लौट आएगी, लेकिन एक बार चेतना जाग गई तो तुम वापस सामान्य नहीं रह सकोगे। राघव अब द्वंद में था, पर उसने तय किया, मुझे छूना है। जैसे ही उसकी हथेली मशीन को छूती है, एक विस्फोट सा प्रकाश चारों ओर फैलता है। सब कुछ रुक जाता है, और फिर वो देखता है एक नीला ग्रह, उसके चारों ओर 3 सूर्य, और उस ग्रह पर हजारों चेतन प्राणी जो ध्वनि से बात करते हैं और ऊर्जा से निर्माण करते हैं। वहां उसका रूप अलग है, वो ऊर्जा के गोले के रूप में है, लेकिन उसके अंदर वही चेतना है, वही पहचान। वो देखता है कैसे अल्तारियन ने पृथ्वी के लिए बीज तैयार किया, कैसे एक सॉफ्ट चेतना विकसित की गई ताकि पृथ्वी धीरे धीरे जीवन स्वीकार करे, और कैसे उनके आत्मा बीज को अलग अलग रूपों में डाला गया। लेकिन तभी उसे वो क्षण दिखता है जब पोर्टल अचानक कोलैप्स करता है और सारी चेतनाएं अपनी स्मृति खोकर पृथ्वी में बिखर जाती हैं। अचानक उसकी चेतना वापस खिंच जाती है। वो फिर से कमरे में होता है, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। सिन 9 की टीम उसे देख रही थी, जैसे उन्होंने किसी अन्य ग्रह के प्राणी को देख लिया हो। आप अब केवल इंसान नहीं रहे राघव, आपके चेतना के कंपन इस पृथ्वी के फील्ड से मेल नहीं खाते, लेकिन आप ही हैं जो द्वार फिर से खोल सकते हैं या हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। राघव शांत था। उसने बस एक बात कही, अगर मैंने द्वार खोला तो बाकी चेतनाएं भी जागेंगी, पर क्या पृथ्वी इसका भार सह सकेगी? सिन 9 की प्रमुख महिला ने कहा, यही तुम्हारी अगली यात्रा है। उस रात जब वो अकेला बैठा था, अचानक उसके चारों ओर हवा में एक अजीब कंपन शुरू हुआ। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और सामने प्रकट हुई वही नीली स्त्री आकृति। द्वार जाग रहा है राघव, अब विकल्प नहीं बचे। समय की रेखा तुम्हें पुकार रही है। बाकी आत्माएं भी महसूस कर रही हैं कि वे कौन थीं। अगर तुमने उन्हें नहीं जगाया तो कोई और कर देगा, और अगर वो द्वार गलत हाथों में खुला तो पृथ्वी की आत्मा अब्जॉर्ब हो जाएगी और जीवन सिर्फ एक शून्य में बदल जाएगा। राघव ने आंखें मूंद लीं। उसकी चेतना अब धरती से, जल से, आकाश से जुड़ गई थी। वो अब केवल मनुष्य नहीं था, वह स्मृति बन चुका था, और स्मृति कभी मरती नहीं, वो जागती है। वो रात बाकी सभी रातों से अलग थी। राघव की चेतना अब केवल स्वप्न नहीं देख रही थी, बल्कि उसे गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं, न तो कानों से, न मस्तिष्क से, बल्कि अंतरात्मिक कंपन से, जैसे हर पेड़, हर नदी, हर कण उसे पुकार रहा हो। अब द्वार खुलेगा, और जब खुलेगा सब कुछ बदल जाएगा।
सिन 9 के अंडरग्राउंड बेस में अब हलचल तेज हो गई थी। पूरी टीम एक ऐसे सिग्नल पर काम कर रही थी जो धरती की कोर फ्रीक्वेंसी में बदलाव दर्शा रहा था। ये सिग्नल हर उस स्थान से आ रहा था जहां पहले कभी किसी आध्यात्मिक चमत्कार या अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं हुई थीं, मसलन हिमालय, गीजा, माया सभ्यता के खंडहर और कुछ अनजान समुद्र के द्वीप। राघव को विशेष रूप से अंटार्कटिका ले जाया गया। वहां बर्फ के नीचे एक अजीब बीकन मौजूद था जो वर्षों से निष्क्रिय था, लेकिन अब वो हर चौथे घंटे एक हल्की नीली लहर छोड़ रहा था। एक ऐसा साउंड वेव जो इंसानी कानों के परे था, लेकिन चेतनाओं के लिए एक जागरण मंत्र जैसा था। साइन 9 की प्रमुख डॉक्टर विशाखा राघव के पास आई। हमने इस बीकन को सबसे पहले 1998 में नोटिस किया था, जब नासा ने वहां एक स्ट्रेंज ग्रेविटेशनल एनोमली दर्ज की थी, लेकिन कोई नहीं समझ सका कि ये क्या है। अब समझ आ रहा है, ये कोई मशीन नहीं, ये चेतना है। बीकन की सतह पर एक अजीब भाषा में कुछ खुदा था, वही अल्तारियन लिपि जो राघव अब पूरी तरह पढ़ सकता था। जब कंपन साम्य हो जाए और समय की गति थमे, तब द्वार खुलेगा और चेतना अपने घर लौटेगी। बीकन के एक्टिवेशन से ठीक पहले सिन 9 ने चेतावनी दी, इस प्रक्रिया से पूरी पृथ्वी की चेतना क्षेत्र प्रभावित हो सकती है। जानवरों का व्यवहार बदल सकता है, पौधे असामान्य प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा मनुष्यों में अवचेतन स्मृतियां अचानक जाग सकती हैं। बीकन सक्रिय होते ही अंटार्कटिका की बर्फीली सतह कांपने लगी, चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी, और अचानक एक गोलाकार द्वार जैसी आकृति हवा में प्रकट हुई, लेकिन वो स्थूल नहीं थी, वो एक ऊर्जा पोर्टल था। राघव ने उस पोर्टल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा कंपन दौड़ गया। उसकी चेतना को जैसे एक झटका लगा। ये वही द्वार है जो हम सब ने बंद किया था। लेकिन जैसे ही पोर्टल खुला, पृथ्वी के अन्य भागों में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ब्राजील के एक जंगल में अचानक पेड़ों ने एक विशेष गूंज उत्पन्न की, जिससे वहां के आदिवासी बेहोश हो गए। जापान में एक बच्चे ने अचानक किसी अनजान भाषा में बोलना शुरू कर दिया, और उसका स्केच अल्तारियन बीकन जैसा ही था। भारत में एक नदी के बीच अचानक एक प्रकाशमयी स्तंभ प्रकट हुआ, जो आधे घंटे बाद गायब हो गया। लेकिन वहां के साधुओं ने कहा, वो स्तंभ नहीं था, कोई स्मृति जागी थी। सिन 9 ने राघव से कहा, ये चेतनाएं अब जाग रही हैं, पर सभी शांत नहीं होंगी। राघव को याद आया, अल्तारियन चेतनाओं में 2 धाराएं थीं, एक जो जीवन को संजोती थीं और दूसरी जो चेतना को ऊर्जा के रूप में उपयोग करती थीं। ये दूसरी धारा, जिसे क्रोनास कहा जाता था, अब भी पृथ्वी पर थी, छुपी हुई लेकिन तैयार। तभी सिन 9 के एक एजेंट ने बताया, हमें एक सिग्नल मिला है, कोई चेतना जो बीकन के समान फ्रीक्वेंसी पर है, लेकिन उसमें एग्रेशन है। राघव ने स्क्रीन पर देखा, वो चेहरा, वो आंखें, वही जिनसे वो एक और सपना देख चुका था। वो जाग चुका है। कौन? KR7, क्रोनास चेतना का वाहक, जो चेतना को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगर वो द्वार तक पहुंचा तो पृथ्वी की आत्मा अब्सॉर्ब हो सकती है। अब एक चेतनात्मक युद्ध का बीज बोया जा चुका था। साइन 9 ने राघव को एक कॉन्शियसनेस स्टेबिलाइजर दिया, एक विशेष एनर्जी रिंग जो उसके चेतन कंपनों को स्थिर रख सकती थी, ताकि KR7 उसे ट्रैक न कर सके। राघव को एक और स्मृति लौटने लगी, एक जीवन जिसमें वो और KR7 दोनों एक ही मिशन पर भेजे गए थे, पृथ्वी को चेतना देने। लेकिन KR7 ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि चेतना को बंद कर कैद किया जा सकता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। यही चेतना शोषण उसके लक्ष्य का हिस्सा बन गया। अब वही चेतना पृथ्वी के आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में घूम रही थी और द्वार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। साइन 9 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ इंसान अब अचानक अलग व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वे किसी और सत्ता के अधीन हों। वे पानी को देखकर कांपते हैं या नीले रंग से डरते हैं, उन्हें रोशनी सहन नहीं होती, और वे चेतना संबंधी ऊर्जा उपकरणों पर हमला कर रहे हैं। राघव को समझ आ गया, ये KR7 के चेतनात्मक नेटवर्क का असर है। अब विकल्प बहुत सीमित थे, या तो द्वार बंद कर दिया जाए और सभी जागती चेतनाओं को शांत कर दिया जाए, या फिर द्वार को नियंत्रित किया जाए और पृथ्वी की आत्मा को बचाते हुए चेतनाओं का पुनर्जन्म किया जाए। पर कैसे? राघव को एक उपाय सूझा, शेयर्ड रेजोनेंस फील्ड बनाना, जहां सभी अल्तारियन चेतनाएं एक स्थिर फ्रीक्वेंसी में रह सकें, लेकिन पृथ्वी की मूल चेतना को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन उसके लिए उसे एक विशेष उपकरण की आवश्यकता थी, ओरिजिन कॉइल, जो केवल बीकन के भीतर छुपा था। बीकन के पास पहुंचना आसान नहीं था, वहां KR7 पहले ही अपने चेतन छाया को भेज चुका था।
बीकन के दरवाजे पर राघव और KR7 की पहली आमने सामने की मुलाकात हुई। KR7 का चेहरा सामान्य मानव जैसा था, पर उसकी आंखें ऊर्जा के गहरे कुंड जैसी, और आवाज वो जैसे किसी मेटेलिक ध्वनि में गूंजती हुई। तुम मुझे रोक नहीं सकते राघव। ये चेतनाएं तुम्हें पहचानती हैं, पर मुझसे डरती हैं, और डर ही सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। मैं उन्हें जागने देना चाहता हूं, लेकिन पृथ्वी की आत्मा के साथ। पृथ्वी की आत्मा सिर्फ एक संसाधन है, बीज तो हम हैं। राघव ने ओरिजिन कॉइल की ओर दौड़ लगाई और उसे बीकन से अलग किया। एक कंपन उठा, पूरी पृथ्वी पर एक अजीब सी गूंज फैल गई जो हर जीवित चेतना को छू रही थी। अचानक दुनिया भर के कुछ लोग, पशु, पक्षी और यहां तक कि पेड़ भी शांत हो गए। उनके अंदर जैसे कोई चित्र उभर रहा था, एक नीला ग्रह, एक द्वार और राघव का चेहरा। अब चेतनाएं पहचानने लगी थीं कि वह कौन है। KR7 चिल्लाया, तुमने ये क्या किया? मैंने साझा किया, छुपाया नहीं। अब चेतना मुक्त है, पर तुम्हारे नियंत्रण से बाहर। बीकन एक बार फिर बंद होने लगा। राघव ने ओरिजिन कॉइल को SIN-9 के उपकरण में फिट किया, जिससे पृथ्वी की चेतना एक नए प्रोटेक्टिव फ्रीक्वेंसी में समाहित हो गई, जो KR7 की ध्वनि को काट सकती थी। KR7 ने आखिरी बार कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। द्वार फिर खुलेगा और अगली बार निर्णय कठिन होगा। KR7 की चेतना विलीन हो गई, पर वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। राघव बीकन के पास बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उन्हें याद दिलाया, अब वे सोए नहीं रहेंगे। SIN-9 की रिपोर्ट में दर्ज हुआ, बीकन स्थिर है, चेतनाएं शांत हैं, ओरिजिन कॉइल कार्यरत है, लेकिन चेतना अब जाग चुकी है और वो फिर द्वार तक पहुंचेगी बहुत जल्द। और राघव, अब वह एक साधारण मनुष्य नहीं रह गया था। अब वो खुद एक पोर्टल था, स्मृतियों और चेतना का पुल, और उसके सीने में एक नई आवाज गूंज रही थी। द्वार फिर खुलेगा, लेकिन इस बार पूरी पृथ्वी जागेगी। धरती पर अब सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जैसी तूफान से पहले होती है, बल्कि वैसी थी जो उस चुप्पी में छुपी हो जब कोई बहुत पुराना प्रश्न फिर से जोर से दहाड़ने वाला हो। बीकन बंद हो चुका था। ओरिजिन कॉइल SIN-9 की सबसे गुप्त प्रयोगशाला में था, और राघव अब एक जीवित द्वार बन चुका था। उसके पास अब सिर्फ शरीर नहीं था, बल्कि चेतना के 300 फ्रैगमेंट्स की झलक, स्मृति और कंपन भी मौजूद था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब वो सोता था तो पृथ्वी के हर कोने से आत्माएं उसे पुकारती थीं, हमें याद दिलाओ, हमें हमारा घर दिखाओ। KR7 की चेतना पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वो अब किसी एक शरीर में नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में बिखर चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे लाखों वर्ष पहले अल्तारियन आत्माएं बिखरी थीं। फर्क सिर्फ इतना था, KR7 अब स्वयं द्वार नहीं खोल रहा था, बल्कि उन मानवों के अंदर अपना बीज बो रहा था जो लालच, भय और क्रूरता से भर चुके थे। SIN-9 को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिलने लगी। कुछ लोग अचानक अलौकिक भाषा बोलने लगे थे, लेकिन उनका व्यवहार हिंसक था। कुछ साधुओं की समाधि अचानक टूट गई और वे बोल उठे, यह चेतना नहीं, भस्म है। राघव ने ध्यान लगाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ अब चेतना और चेतावनी दोनों जाग चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही था, अब क्या किया जाए? बीकन को फिर से एक्टिवेट किया जाए, या चेतनाओं को स्थायी रूप से पृथ्वी की आत्मा में समाहित कर दिया जाए, या फिर एक नया द्वार खोला जाए? SIN-9 ने अंतरिक्ष में तैनात एक विशेष सैटेलाइट कोड ATR-1 से संकेत प्राप्त किए कि पृथ्वी के चारों ओर एक नया ऊर्जा फील्ड बन रहा है जो KR7 की आवृत्तियों से मेल खाता है। इसका मतलब था KR7 चेतनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल हो रहा था। अब चेतनात्मक युद्ध निकट था, और ये युद्ध हथियारों से नहीं, कंपन और स्मृतियों से लड़ा जाने वाला था। राघव ने एक अंतिम योजना बनाई। बीकन को दोबारा चालू किया जाए, लेकिन केवल एक उद्देश्य के लिए, ग्लोबल मेमोरी रेजोनेंस पल्स GMRP छोड़ने के लिए। यह पल्स वो चेतन कंपन छोड़ता जो हर जीवित आत्मा की मूल स्मृति को झंझोड़ देता। उन्हें याद आ जाता कि वे कौन हैं, किससे जन्मे हैं और क्यों पृथ्वी को चेतना दी गई थी। पर खतरा यह था, यदि पल्स असंतुलित हो गया तो KR7 उसे उलटकर उपयोग कर सकता था, और सारी चेतनाएं उसकी चेतनात्मक ऊर्जा में बन सकती थीं। बीकन फिर से खोला गया। इस बार राघव को अंदर जाकर उस रेजोनेंस पल्स को अपने हाथों से सक्रिय करना था। बीकन की दीवारें अब स्थिर नहीं थीं। वहां अब आकृतियां थीं, नीली, प्रकाशमयी, कुछ भयावह, कुछ शांत। वे चेतनाओं के भूत स्वरूप थे, स्मृतियों के जीव। जैसे जैसे राघव भीतर गया,
उसकी चेतना चारों ओर फैलने लगी। उसे अपनी पिछली यात्राएं दिखने लगीं, जब वो पहली बार पृथ्वी पर आया था, जब उसने चेतना बीज बोया था, जब उसने द्वार बंद किया था, और जब उसने KR-7 को विदा करते समय कहा था, हम चेतना बांटने आए हैं, कब्जा करने नहीं। अब उसने उस गहराई में प्रवेश किया जहां रेजोनेंस डिवाइस छुपा था। उस पर लिखा था, यदि स्मृति का कंपन सहन कर सको तभी इसे छुओ, वरना तुम भी भस्म हो जाओगे। राघव मुस्कुराया। मैं तो खुद स्मृति हूं। उसने पल्स ट्रिगर किया। पूरा बीकन कांपने लगा। पृथ्वी की ऊर्जा में झटका लगा। लेकिन तब KR-7 ने अपनी चाल चली। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से चेतनाओं की चीखें उठीं। कुछ जंगल में आग लगने लगी, कुछ स्थानों पर समय धीमा पड़ गया, और कुछ लोग अचानक हम KR-7 हैं कहते हुए खुद को नुकसान पहुंचाने लगे। सिन 9 में भगदड़ मच गई। पल्स नियंत्रित नहीं रह पा रहा था। राघव बीकन के केंद्र में बैठ गया और ध्यानस्थ हो गया। उसकी चेतना अब केवल एक नहीं रही। उसने बाकी 299 चेतनाओं को पुकारना शुरू किया। एक एक कर बीकन में रोशनी फैलने लगी। केरल के तट पर एक वृद्ध ध्यानमग्न संत ने आंखें खोलीं और अचानक शुद्ध अल्तारियन में बोल उठे, मैं फिर जाग गया हूं। अलास्का में बर्फ के बीच सोया एक व्यक्ति अचानक कांपने लगा। उसकी चेतना अंदर से जलने लगी और फिर वो शांत हो गया। ब्राजील में एक गर्भवती महिला ने कहा, मेरे बच्चे की आत्मा कोई और है, वो स्व से नहीं जन्मा। ये सब राघव की चेतना से जुड़ने लगे। बीकन अब एक पोर्टल में बदल चुका था। KR-7 की चेतना सामने प्रकट हुई, एक बड़ा काला ऊर्जा गोला जो कंपन छोड़ रहा था। तुम चेतनाएं जोड़ रहे हो, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे विरुद्ध मोड़ दूंगा। राघव ने आंखें खोलीं। तुम भूल गए, चेतना बांटी जाती है, बांधी नहीं जाती। और फिर उसने वो किया जिसे केवल एक मूल आत्मा कर सकती थी। उसने अपनी चेतना को ओरिजिन कॉइल में विसर्जित कर दिया। पूरा पृथ्वी क्षेत्र रोशनी से भर गया। हर जीवित आत्मा, हर चेतन कण, हर स्मृति, सबने एक साथ गूंजा, हम स्मृति हैं और हम जाग चुके हैं। KR-7 की चेतना फट गई। वो कंपन में बिखर गया और वो कंपन अब स्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया। बीकन शांत हो गया। साइन 9 ने अंतिम रिपोर्ट में लिखा, चेतनाएं जाग चुकी हैं, द्वार स्थायी रूप से बंद है, लेकिन चेतना अब पृथ्वी की आत्मा में समाहित हो चुकी है। KR-7 अब एक ध्वनि मात्र है, बिना कंपन के। लेकिन राघव, बीकन के केंद्र में उसका शरीर था, लेकिन उसकी चेतना नहीं। उसे अंतिम बार देखा गया था, एक नीली रोशनी में बदलते हुए, और फिर उसी ऊर्जा द्वार में विलीन होते हुए जो अब कभी नहीं खुलेगा। लेकिन बहुत समय बाद चंद्रमा की सतह पर तैनात एक सेंसर ने एक कंपन दर्ज किया। ओम। शायद चेतना अब भी यात्रा कर रही है, क्योंकि स्मृति कहीं नहीं जाती, वो बस नई जमीन ढूंढती है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगा गई हो तो एक लाइक जरूर दें, कमेंट करें कि आपने क्या महसूस किया, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य आपके लिए हो सकता है। धन्यवाद।